बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का अभी तक मेडिकल साइंस में कोई इलाज ना दरियाफ्त हुआ है, ना कोई नई ऐसी इजाद हुई है जिससे पता चले कि ये बीमारी जो है वो अब ट्रीटेबल है या इस बीमारी को जो है वो आप क्योर कर सकते हैं। वैक्सीन जो है उसकी ह्यूमन ट्रायल्स अगर शुरू भी हो गए हैं तो हम 6 महीने से 1.5 साल के दरमियान का वक्त देख रहे हैं कि जिस दौरान इंसानों के लिए कोई उम्मीद पैदा होगी। इस वक्त तक ऐसी कोई उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही जो 100% सॉलिड रिजल्ट को दे सके। बीच में आपको पता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के हवाले से बात आई कि शायद कुछ लोगों में वो वायरस के जो एक दौरानिया है उसको कम करके लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं और जल्दी उनका नेगेटिव आ रहा है, और इस तरह की बातें हो रही थी जो अब तक कहीं ना कहीं चल रही हैं। अब भी जो है इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है और अभी तक ऐसा कोई इलाज सामने नहीं आया। तो जब आपको अलामात हो जाएं, जब आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो कैसे डील करना है इसके साथ, इसके हवाले से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होम्योपैथिक दवाई हेल्प कर सकती है इस सूरत हाल में जब आपके पास इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। आपको हेल्प लेनी चाहिए। पहले मैंने बड़ा सोचा इस बारे में। डिले की एक वजह यह भी थी कि अगर मैं इसके हवाले से बात करूंगा तो जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं या किसी और साइंस की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ा कि एक्सट्रीमिस्ट भी हो जाते हैं कि जो ये साइड है साइंस की यही है। अगर कोई और तरीके से कोई बंदा कोई हल सामने लाता है तो वो वहां बिल्कुल इसको वो सुनेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, इस पे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। वो कहेंगे आप बस चुप कर जाएं, बैठ जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि दुनिया को शायद अब इस वायरस के साथ ही आगे जीना है। दुनिया को शायद अब अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा कि शायद ये अगर अभी आया तो शायद ये अगले साल फिर आ सकता है, ये उससे अगले साल फिर आ सकता है, और ये हो सकता है सालाना फ्लू की तरह हो जाए। या जैसे हमारे यहाँ डेंगू का मसला है हर साल, वो उसकी वजूहत और उन पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन इसका आप नहीं कुछ कह सकते। सारी दुनिया जो है वो अचानक अपने खाने पीने या जिस भी तरीके से फैला है, कहां से आया है, वो खत्म नहीं हो जाएंगी वजूहत। तो फिर अगर इसी तरह हमने जीना है और इसके साथ चलना है और किसी को ये हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, तो वो क्या करे। मैं किसी जार्गन में नहीं पढ़ूंगा, आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि जो फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से समझते हैं, लेकिन आम लोग डिफरेंट तरीके से समझेंगे। अब मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि कैसे वायरस जो है वो अंदर जाके आपके सेल से जो है वो एनर्जी लेता है, इन्फो लेता है, और उसके बाद जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करता है, फिर कहाँ कहाँ हमला करता है और कैसे, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको दूसरे एंगल से बात बताना चाहता हूँ, इम्यूनिटी के लिहाज से कि वो क्या एंगल है और कैसे होम्योपैथिक दवाई जो है वो हेल्प कर सकती है। और फिर मैं आपके सामने कुछ दवाइयों के नाम और उनमें वो किस किस सूरत हाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। नाज़रीन, इस तरह का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी पे हमला करता है तो नेचुरली आपकी बॉडी में अल्लाह पाक ने डिफेंस रखा हुआ है, एक सिस्टम। वो डिफेंस सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है उतनी उसकी लर्निंग, या आप समझ ले लर्निंग कैपेबिलिटी, मैं कह रहा हूं आपका इम्यून सिस्टम उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। नंबर से भी फर्क पड़ता है कि कितने ज्यादा जो है वो सेल्स बनाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए वायरस को या बैक्टीरिया को जिसने हमला किया आपके ऊपर। लेकिन लर्निंग जो है ना, लर्निंग बिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन का इसी से ताल्लुक है, और इसी लर्निंग बिट को ही होम्योपैथिक दवाई से मैं जोड़ के आपको बताऊंगा कि कैसे होम्योपैथिक दवाई मदद कर सकती है आपके सिस्टम को लर्न करवाने में कि किस दुश्मन ने आप पे हमला किया है। जब कोई वायरस ऐसे हमला करता है तो आपकी जो बॉडी है वो जब फौरन जो है ना वो बनाना शुरू कर देती है कि हमला करो, अटैक करो। लेकिन आप वायरस को तब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम वो लर्न कर लेता है कि ये कौन से किस्म का, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है वो जब वो बना लेता है तब वो किसी को मार सकता है, वायरस को या उस बैक्टीरिया को या जिस तरह भी। तो जितना कम्प्लेक्स वायरस होगा, जितना स्मार्ट वायरस होगा, जितना वो अपने आप को हाइड करने में कामयाब होगा और ऐसे ही लगेगा कि ये नॉर्मल सेल की तरह है, उतना बॉडी के लिए मुश्किल होगा ये समझना कि किस किस्म की एंटीबॉडीज बनानी है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहां पे आती है वैक्सीन। अब वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन में आप ये समझ लें कि नीम बेहोशी की हालत में आप इसी वायरस को, जो सार्स कॉव 2 है, इसको आप ह्यूमन बॉडी में डालते हैं नीम बेहोशी की हालत में या कमजोरी की हालत में। ये जब कमजोरी की हालत में जाता है, बॉडी को फिर लर्न करने में आसानी होती है, क्योंकि ये वो चालाकियां नहीं कर रहा होता। जैसे वायरस फुल जब एक्टिव होता है तो ये आपके सेल में घुस के और जिस तरह सब कुछ कॉपी करके और अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जाता है। जब नीम बेहोशी की हालत में होता है तो वो चालाकी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको आसान, मैं बिल्कुल साइंस की टर्म में नहीं, मैं आपको आसान करके बता रहा हूं ताकि आम बंदा समझ सके, इसको नहीं पता इसके बारे में।
जब वो नीम बेहोशी सी की हालत में या कमजोरी की हालत में जब आपकी बॉडी में आता है और चालाकियां नहीं कर सकता, आपकी बॉडी को स्पेसिफिकली लर्निंग में आसानी होती है कि वो कौन सी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं जो हमने बनानी है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। फ्लू का आपको पता है, फ्लू जब हर साल जो है यूरोप में एक रूटीन है, बच्चों को स्कूलों में भी लगाया जाता है, क्योंकि ये एक हर साल आपको लगाना पड़ता है, ये साल ही लास्ट करती हैं, डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट। वैक्सीनेशन का ये होता है कि ये जब कमजोर आपके अंदर डालते हैं, आपकी बॉडी लर्न कर लेती है तो वो एक एंटीबॉडीज बना देता है अंदर। जब वो एंटीबॉडीज पहले से ही बन जाती हैं स्पेसिफिक इस वायरस को अटैक करने के लिए, इसकी इन्फो को लर्न करने के बाद, जब असली वायरस आप पे अटैक करता है वैक्सीन लेने के बाद, तो वो अभी इतना हमला आप पे खतरनाक उसका नहीं होता कि पहले आपकी जो एंटीबॉडीज तैयार खड़ी हैं, जो फोर्सेस आपने पहले ही तैयार करके रखी हैं कि ये वाला हमला इस पे करना है, स्पेसिफिक तरीके से वो उस पे हमला करती हैं और वायरस को फौरन कंट्रोल कर लेती हैं और आप बीमार नहीं होते नतीजा तक। ये है वैक्सीनेशन का सारा जो है वो तरीकाकार कि क्यों वैक्सीनेशन जो है वो जरूरी है इंसानों के लिए, और पोलियो के लिए भी इसीलिए वैक्सीन किया जाता है बच्चों को, और बार बार जैसे भी वो 5 साल की उम्र तक ये जैसे भी हैं कि उनमें फिर वो पैदा हो जाता है स्पेसिफिक नॉलेज, आपके इम्यून सिस्टम के पास आ जाता है कि वंस दिस स्पेसिफिक वायरस कम्स इनटू दिस बॉडी, दीज आर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दैट यू नीड टू रिलीज, जिससे वो उसको जो है वो काउंटर करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। ये है तरीकेकार। अब इसमें होम्योपैथी का किरदार कहाँ से आ जाता है? सारी ये जो साइंस का जिसमें मैंने आपको कोशिश की आसान अल्फाज में समझाऊं, बिल्कुल मैंने स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज की, कोई जार्गन यूज नहीं किया। होम्योपैथी का किरदार यहाँ पे ये आ जाता है कि सार्स जब आप पे हमला करता है और जब आप में अलामात शो होना शुरू हो जाती हैं, होम्योपैथिक जो मेडिसिन का एक तरीकाकार है, जो ये पूरा सिस्टम है, ये इस पे बेस करता है कि ये बॉडी को गाइड करता है कि ये स्पेसिफिक सिम्टम्स जब आ गए हैं, जो गले में है, जो लंग्स में है, जो सर में दर्द है, आपके ब्रेन में कंफ्यूजन है, जो इसके सिम्टम्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सांस लेने में मसला है, किसी का बढ़ गया, जो भी, ये स्पेसिफिक सिम्टम्स से गाइड करता है आपके इम्यून सिस्टम को होम्योपैथिक दवाई कि इस तरह की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज तुम्हें बनानी है, क्योंकि इस तरह ये इंपैक्ट कर रहा है। वो फिर लर्निंग में आसानी होती है आपके सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम है, कि हमें किस किस्म की एंटीबॉडीज बनानी है, वो खुद से विदाउट अ वैक्सीन होम्योपैथिक दवाई ये लर्न करने में आसानी पैदा करती है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जो एक इसके खिलाफ नफरत भरी हुई है डॉक्टर्स में और साइंटिस्ट में, वो बायस की वजह से है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि एक माफिया है जिसने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स और बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने होते हैं हमारी सफरिंग से। हमें कैंसर होता है ना, तो इनको डॉलर, आंखों में डॉलर नजर आते हैं कि अब यहाँ पे कीमो होगी महंगी, लाखों का इलाज होगा, अमेरिका में तो करोड़ों तक चली जाती है बात, और इनकी चांदी हो जाती है। होम्योपैथी को अगर साइंस अगर अपने साथ मिलाए, एक्सपेरिमेंट्स करें, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि एक इलाज है और परफेक्ट है, इसको अगर शामिल करें रिसर्च में, इम्प्रूवमेंट्स करें, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हों इसके साथ, इसकी दवाइयों के असरात के हवाले से जो इसमें दावे किए गए उनको जांचने के लिए, तो शायद ये साइंस की मदद कर सकती है। मॉडर्न ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अचानक आ जाता है और एक साल तक हम बंदे मरवाते जाएं, अब देखें ना 2 लाख बंदा मर गया है, क्यों जी? कोई इलाज ही नहीं है। कम से कम कोई होप तो हो लोगों के पास कि मुझे एक बीमारी होगी है, मैं बच भी सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें तो खैर कम में काफी जो है परसेंटेज है लोगों के मरने की, लेकिन ऐसी भी बीमारी है बोला की तरह कि आपको हो गया तो अब 2 में से 1 बंदा मर जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो है, ये उम्मीद जो है ये हमसे छीन ली गई है इस वजह से। ये साइंटिस्ट जो बात करती हैं, जिद है जो, इस जिद ने, पैसे की मैनिपुलेशन ने, बायस ने हमसे ये उम्मीद छीन ली है, तो मैं आपको वो उम्मीद वापस करना चाह रहा हूँ। होम्योपैथिक दवाई कैसे असर करती है, मैं आपको एक स्मॉल एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। एक बंदा मेरे पास आया एक दफा दवाई लेने के लिए, उसको काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, मैंने उसके सिम्टम्स लिए। होम्योपैथी में आप इंसान का मिजाज देखते हैं कैसा है। सबसे पहले, माइंड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी पे 100% जो है होम्योपैथी बिलीव करता है। तो माइंड के सिम्टम्स को सबसे पहले रीड किया जाता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे आप मिजाजी तौर पे सख्त मिजाज हैं, नरम मिजाज हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या आप हलीम उत्तबा हैं, इग्नोर कर देते हैं, गुस्सा पी, मतलब ये सारी चीजें हम सवालात पूछते हैं पेशेंट किसी भी बीमारी का आ जाए उससे। आप हैरान होंगे कि इसका क्या ताल्लुक है कि आपका मेरा, आपको खाने पीने में क्या पसंद है इसका भी ताल्लुक बनता है। हम एक प्रोफाइल बनाते हैं पूरी, जो पेशेंट होता है उसकी। तो मैंने जब एक पेशेंट की पूरी प्रोफाइल बनाई,
बार बार सवाल किए, ये वो जो भी, मैंने बंदे को दवाई दी, काफी बहुत कम्प्लेक्स उनको प्रॉब्लम था। अच्छा, वो उनका मसला ठीक हो गया, वो मेरे पास आए कि मैं बड़ा हैरान हूं कि मैंने बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के पास मैं गया, मेरा ये मसला हल नहीं हुआ, आपसे दवाई ली ठीक हो गया, लेकिन वो कहते हैं मैं इससे ज्यादा हैरान एक और चीज से हुआ हूं। मैंने कहा जी वो क्या? उन्होंने कहा कि मेरे नीज में लंप बना हुआ था, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि देखते रहना, अभी तो मैं आपका टेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये कैंसर भी हो सकता है। मेरे नी में लंप, गिल्टी, नमाज में नहीं पढ़ सकता था, झुक नहीं सकता था, मतलब नीचे घुटना नहीं रख सकता था, और डॉक्टर ने कहा था कि हम अभी इसका टेस्ट नहीं ले रहे, ये ऐसे ही लगता है कि इसमें मतलब लिक्विड सा ही है, लेकिन आप इसमें नजर रखें, अगर ये इसकी रंग बदल जाता है, फॉर एग्जांपल अभी ये स्किन कलर का है, ये अगर काला होना शुरू हो जाए, ब्लू, तो हो सकता है कि फिर हम इसका टेस्ट लें, या हम जो है वो बायोप्सी करें और उसके हवाले से करें, जो भी। मुझे कहता है जी आपकी दवाई मैंने लेनी शुरू की तो मुझे पहले 2 दिन में ही दर्द खत्म हो गया, इसका जो मुझे पेन हुआ करता था नीचे जाने का। कहता मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरे लाख सवाल करने के बावजूद वो साहब मुझे ये बताना भूल गए थे कि उन्हें ये लंप भी है, क्योंकि उनका जो दूसरा मसला था वो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, उन्हें लग रहा था उनकी जान को खतरा है। ठीक है, मैं अभी बीमारी का जिक्र नहीं यहाँ कर रहा, मैं आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक बात बता रहा हूँ, बाकी लंबी डिटेल हो जाएगी। 1.5 महीने बाद नौबत यहाँ तक आई कि वो लंप सफाई हस्ती से गायब हो गया उनके नी पे। मुझे उन्होंने जब दिखाई अपनी नी, उन्होंने कहा मैं आपको समझ नहीं आएगी कि यहाँ भी निशान भी मौजूद नहीं है, इस लंप ने मेरी जिंदगी कई साल से जो है वो जीरन कर रखी थी, नमाज भी मैं पढ़ने से कासिर था, और हर वक्त मुझे डर था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हुआ था कि अगर इस लंप ने कलर बदला या कोई और इसका हुआ तो आप इस पर नजर रखें, तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, या आप में कोई ऐसी बात, तो हम इसका जो है वो कैंसर की तरफ भी इसका जो हम देखेंगे कि है कि नहीं। वो ठीक हो गया और वो बंदा बहुत खुश था। मैं आप जो पॉइंट यहाँ स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवाई में अगर आपको ये नहीं भी पता कि बीमारी क्या है बंदे को, अगर आप इसकी प्रोफाइलिंग सही कर लें, मिजाज से लेकर, आदात से लेकर, और बाकी जो सिम्ट अलामात हैं, जो मतलब उसकी उस टाइम जो एक्यूट डिजीज है उसकी, अगर आप उसकी अलामात ले लें, 100% आप एक दवाई ढूंढ लें, तो आप उसके बहुत सारे और मसले भी उससे हल कर सकते हैं जिसको आपको इल्म भी नहीं होगा। मेडिकल साइंस और होम्योपैथी में जो बुनियादी लड़ाई है वो ये है कि मेडिकल साइंस हर जो आपका उज्व है बॉडी का, इवन जो आपकी एक एक उंगली है, हाथ है, बाजू है, शोल्डर है, नेक है, इसको इलादा इलादा करके देखती है। होम्योपैथी ये कहती है कि आप एक इंसान है, आपके पाँव में भी दर्द है, तो पाँव को तो नहीं दर्द हो रहा, दर्द तो आपको हो रहा है। ठीक है, इलाज आपका होगा, आपका इलाज होगा तो आपका पाँव ठीक हो जाएगा। मैं इसकी अगर कभी आपको तफसील बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी जबरदस्त तरीके से जो है वो ये चीज है जो काम भी करती है। और ज्यादा यकीन तब होता है जब हम शीर ख्वार बच्चों को दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, तो सारा मिथ साइंस का यहीं पे खत्म हो जाता है जी कि ये प्लास्बो वाला काम करती है, लोगों को देते हैं, साइकोलॉजिकली उन्हें लगता है दवाई मिल गई है तो हम ठीक हो गए हैं। अब ये सारा बताने तमीद बांधने के बाद मैं आपको बताता हूं कि अब आपने देखने हैं सिम्टम्स। होम्योपैथिक दवाई में देखी जाते हैं सिम्टम्स कि आपके किसी बीमारी ने जो आप पे जो भी इम्पैक्ट डाला है वो आपने इम्पैक्ट देखना है। और उसके देखें, एक तो है बीमारी से बचने का भी तरीका कि अपनी आदत और इसके हवाले से जो भी आप है अपने आप को हेल्थी रखें, एक्सरसाइज करें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, जिंक की भी बात हो रही है, घर में अगर आप बैठे हैं विटामिन डी का इस्तेमाल करें, ये सब जरूरी है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए। लेकिन होम्योपैथिक दवाई में जब आपको हो गया है वायरस, ठीक है, अब आपकी अलामत है, आप क्या करेंगे, अब हो गया वायरस, अब कोई इलाज नहीं है, मैं वहां आ रहा हूँ अभी, ठीक है, डायरेक्ट। इतनी सारी तमीद बांधने के बाद अब असल पॉइंट पे आता हूँ, और ये ज़रूरी था बताना आपको कि क्या डिफरेंस है इस चीज़ में, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसकी बुनियाद क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ किसी सूरत भी इस वीडियो में ये दावा नहीं किया जा रहा कि कोरोना का इलाज जो है वो आपको बताया जा रहा है या दरियाफ्त हो गया है। ये ज़रूरी है फनाटिक्स से बचने के लिए, और मैं इसलिए इसको क्लियरली बता रहा हूं आपको। होम्योपैथिक दवाई में जो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा वो ये है कि अगर आप में से किसी को भी ये मर्ज लाक हो जाता है, किसी को भी, सबसे पहले एक होम्योपैथिक दवाई है, ये आप देखें सल्फर। ये अगर आप सुबह निहार मुंह ले लें तो इससे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और यकीनन आपकी अलामात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने के बजाय कुछ कंट्रोल रहेंगी। यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा कि वायरस मर जाएगा, ताकि कोई फनेटिक आके मेरे सर पे थोड़ा ना मारना शुरू कर दे, तो साथ साथ बताना ज़रूरी है।
इसके बाद मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताना शुरू करता हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स में कौन कौन सी दवाई जो है वो आप दे सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है आपको, या खबर मिलती है, टेस्ट करवाते हैं, आपको पता चलता है, तो अचानक इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। दो किस्म की स्टेट ऑफ माइंड्स होती हैं, जो मायूस कुन होती हैं, और एक होती है कि कोई नहीं यार, हो गया तो देखा जाएगा। मैं इन तीनों स्टेट ऑफ माइंड्स का आपको जो है वो पहले बता देता हूँ कि होम्योपैथी में सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाता है कि बंदे की क्या है। अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड ये है कि आपको इधर पता चला आपको कोरोना है और आपको एकदम खौफ पैदा हो गया शदीद कि बस मैं तो गया, मैं अब मरने लगा हूँ, और डर पैदा हो जाए, मरने से डरना जो है वो आपके अंदर आ जाएगा, अजीब सा खौफ, तो होम्योपैथिक दवाई है एकोनाइट। ये एकोनाइट दवाई जो है ये एक्सट्रीम सिम्टम्स के लिए भी है। अगर आपको कोरोना की वजह से बुखार तेज़ हो जाता है, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी वो फीलिंग जो फ्लू वाले से फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर हो जाते हैं, गले में शदीद तरीन दर्द आपको शुरू हो जाता है, ये बिगिनिंग के सिम्टम्स है। एकदम तो नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता आपके, ये कोई ऐसी एक्यूट बीमारी नहीं है कि पहले दिन ही आपके लंग्स फेल हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये वायरस जो है वो ट्रैवल करता करता आपके लंग्स तक जाता है, तो ये सारे मराइल तय करके वायरस जो है वो इफेक्ट करता है। तो बिगिनिंग में फर्स्ट जब आपको पहली अलामत जाहिर हो, या आपने टेस्ट करवा लिया हो पहली अलामत जाहिर होने से भी पहले, और टेस्ट कराने के बाद आपका मेंटल स्टेट ये हो जाए, तो फिर आप एकोनाइट दवाई लेंगे। नंबर एक, मेंटल आपकी जो सूरत हाल होगी उसको ठीक करने के लिए, और उसके साथ बीमारी के भी सिम्टम्स कंट्रोल होंगे। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स आप में आ गए और एक्सट्रीम पे हैं, तो आप ये दवाई लेंगे उसके साथ। ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया कि सल्फर आप लेंगे इन एनी केस सुबह निहार में। अभी आजकल रोज़े हैं तो आप सैरी करने से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं। नंबर दो, आपको बताया कि एकोनाइट दवाई, जो अगर ये वाली अलामात हों जैसे मैंने आपको बताई। तीसरी दवाई आ जाती है जी आर्सेनिक, उसी स्टेट ऑफ माइंड में, स्टेट ऑफ माइंड के हवाले से और इनकी जो अलामात हैं इस बीमारी की उसके हवाले से। सिम्टम्स जो रिपोर्ट हुए हैं वो ये हुए हैं कि नाक में जलन होती है लोगों को, आंखों में भी जलन हो सकती है, गले में जलन और खराश की तकलीफ होती है, और साथ खुश्क खांसी होती है। ये आपको अलामात हों और साथ आपको ये महसूस हो टेस्ट करवाते ही, क्या अलामात की कंफर्म होते ही, कि मेरा अब कोई इलाज नहीं हो सकता, इवेंचुअली एंड करीब आ लगा। एक है मौत का खौफ कि बस मैं तो गया, एक है कि मैं लाइलाज हो गया हूँ। ये आपकी अगर फीलिंग बन जाती है और आपके दिमाग से नहीं निकलती, और उसके साथ ये अलामात होती हैं कि आपको ज़ुकाम हो रहा है, आपको छींकें आ रही हैं, आपको जलन हो रही है गले में, आपको आंखों में हो सकता है जलन हो, तो इस तरह की अलामात में फिर जो प्यास है आपको, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार आपको प्यास फील हो रही है, लेकिन आप ज़्यादा पानी नहीं पी रहे। मैं आपको चंद बुनियादी बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको पूरा नहीं सिखा सकता, एक पिक्चर जो है वो बना के बता रहा हूँ। ये भी इसलिए कि अगर आपकी किसी होम्योपैथ तक रसाई नहीं है, और क्योंकि लॉकडाउन्स हैं, सर्टन जो है वो चीज़ें बंद हैं, आना जाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो मैं आपकी सिर्फ जो है वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आर्सेनिकम एल्बम जो है वो 30 में दवाई आप लेंगे। ये ड्रॉप्स में अगर मिल जाए तो आप 1 से 2 ड्रॉप अपने मुंह में ऐसे ही डाल लें तो भी ठीक है, वरना आप पानी की 1 स्पून ले लें और उसमें डाल के ले लें ये दवाई। और जो भी आपकी रोज़े की हालत है, अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स होगी और आप रोज़ा नहीं ज़ाहिर रख रहे अगर इस वजह से, तो आप हर 4 घंटे के बाद जो भी मैं दवाई बता रहा हूँ ना, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने फर्स्ट वन बताई है वो सिर्फ एक दफ़ा लेनी है, हर दवाई हर 4 घंटे के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी स्लोली स्लोली आपके जिस्म पे असर करती है। ज़्यादातर लोगों को तो सिम्टम्स होते ही नहीं, 80% लोगों को जिनको होते हैं उनके आहिस्ता 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 बढ़ते 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 फिर मामला जो है वो ख़राब होते हैं। जब आपकी सिस्टम स्टार्ट हो, आपको गले में खुश्की महसूस हो, खुश्क खांसी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाए, आपको सीने में दर्द होना शुरू हो जाए खांस खांस के, आप यहाँ तक हो जाए कि आप अपना सीना पकड़ने पे मजबूर हो जाएं खांसी करते हुए, तो फिर ये दवाई है ब्रायूनिया। ये आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। इसी तरह हर 4 घंटे बाद आप 1-2 ड्रॉप्स ले लें, या पानी के 1 चम्मच में 1-2 ड्रॉप्स डाल के वो पी लें। लेकिन अगर आपकी टंग में वाइटनेस है, जो कि इसमें अक्सर लोगों में देखी गई है, तो एक टिश्यू सॉल्ट है, उसे काली म्योर कहते हैं, या कालियम क्लोरेटम भी उसका नाम हो सकता है। स्क्रीन पे ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये 3x में आप लेंगे, और ब्रायूनिया आप ड्रॉप्स में लेंगे, और 3x में ये आप गोलियां जो है वो मुंह में रख के चूस लेंगे। ये शुगर ऑफ मिल्क से बनी होती हैं। इंशाल्लाह ताला इससे आपकी बॉडी को जो है जो एक सिग्नल चाहिए कि गाइडेंस चाहिए, बेसिकली आपके इम्यून सेल्स जो होते हैं उनको गाइडेंस चाहिए कि किस तरफ कौन सी एंटीबॉडी क्या करना है, कैसे अटैक करना है, वो गाइडेंस मिल जाएगी दवाई से। फिर अगर किसी बंदे को वेंटिलेटर पे लगा दिया गया, अब
डॉक्टरों के पास तो कोई इलाज नहीं है ना इसका। वेंटिलेटर पे लग गया बंदा, अब उम्मीद है बच गया तो बच गया, नहीं तो बच गया। ज्यादा चांस ये है कि बचेगा नहीं। वेंटिलेटर तक पहुंच गया, ज्यादा चांस ये है कि नहीं बचेगा। तब आपके पास रह जाती हैं दो दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट। एक है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट लेने से क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी लंग्स में। जब वो कम होगी तो करते 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 इंशाल्लाह ताला आप में बेहतरी आने की उम्मीद जो है वो पैदा हो सकती है। साइंसदानों को थोड़ी सी शर्म हया भी करनी चाहिए थी कि लोगों को मरते देने से बेहतर था कि कम से कम इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो आज तक सामने नहीं आए। इस्तेमाल तो करते ना होम्योपैथिक दवाई। कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस पे बात होती तो इस्तेमाल हो सकती थी। कोशिश तो की जा सकती है या नहीं की जा सकती, या बस लोगों को वेंटिलेटर पे डाल के मरने का इंतजार करो? ये गलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोनोपोली है लोगों की, और इस मोनोपोली की वजह से बहुत सारी जानें जो है वो चली जा रही हैं। और दूसरी दवाई एंटम टार्ट के बाद है लाइकोपोडियम। अगर एंटम टार्ट से आपको नहीं नजर आ रहा कि बेहतरी हो रही है, और ज्यादातर जो है वो राइट साइड ऑफ द जो आपका लंग है वो ज्यादा अफेक्टेड है, या पेशेंट ने, अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री ये कहती है कि पहले उसके राइट में पेन या मतलब फील होना शुरू हुआ, उसे तकलीफ वगैरह, और फिर उसके लेफ्ट में गई, तो फिर लाइकोपोडियम एक जबरदस्त दवाई बन जाती है। इस सूरत हाल में आपकी अलामात और जो तकलीफ हैं वो कंट्रोल रहेंगी। यहाँ कोरोना की बात नहीं हो रही। मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि कोरोना को सेहतियाब करने का दावा इस वीडियो के जरिए नहीं किया जा रहा, फनेटिक्स से बचने के लिए। लेकिन आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि इससे आप अपनी अलामात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अलामात मैनेज करनी है, क्योंकि आप घर में, ज़रा अगर आपको हो गया, आपको घर में करंतना में रहना है, बेस्ट एडवाइस ये है कि आप दवाइयाँ जो हैं वो ऐसी ना लें जिनके मजीद साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनकी वजह से आपके इम्यूनिटी सिस्टम मजीद ख़राब होता है। ब्रूफिन वगैरह लोग, आपको पता है, बुखार और इन चीज़ों के लिए लिया करते थे। इंटरनेशनली ये चीज़ सामने आई थी कुछ अर्सा पहले के आइबुप्रोफिन और इस तरह की दवाई जो है लोगों ने बहुत ली, जिसकी वजह से ज़्यादा अमवात हुई हैं वेस्ट में, कि लोग यहाँ पे रूटीन से ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं। इवन तो पैरासीटामोल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लेने के बजाय आप अगर होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी। तो ये ब्रायूनिया का मैंने आपको बता दिया कि सीने में दर्द हो सकता है, आपको सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है, ड्राई खांसी हो सकती है आपको, और बाकी जो सिम्टम कोरोना के वो तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं, वो अगर मौजूद हैं और इन सब के साथ कि ये जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें ये भी हैं, तो आप ब्रायूनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई एक और दवाई। फिर नाजरीन इसके बाद एक और दवाई आती है नेट्रम सेल्फ। उसमें यह है कि अगर आपके मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, जुबान येलोइश हो जाती है, आप वाइट भी हो सकती है, येलोइश भी हो सकती है, येलो हो जाती है जुबान। ये मेरे साथ ज़ाती तौर पे हुआ, जब मुझे ये कोरोना हुआ तो मेरे साथ हो गया। मुंह का जायका कड़वा हो गया, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता था, सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो गई थी, और फिर चेस्ट में जो है वो सर्टन टाइम पे जो है वो पेन था, फील हो रहा था कि शायद जो है वो मामला बढ़ेगा। तो फिर मैंने नेट्रम सेल्फ जो है वो ली, और नेट्रम सेल्फ इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। अगर आपका ड्राई खांसी तो ड्राई है, लेकिन आपका जो है वो स्पूटम भी निकल रहा है खांसी के साथ जो है, या वैसे इलादा जो है वो थोड़ा थोड़ा आपका बलगम भी जो है वो अगर निकल रहा है, तो ये इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है वो दवाई हो जाती है। तो ये इसका जो है वो यहाँ तक असर है। फिर ये लिवर पे भी असर करता है, जो आपका, क्योंकि ओवर ड्राइव में चले जाते हैं आपके सारे ऑर्गन्स, तो आपको लिवर में भी पेन हो सकता है, जो अभी इतना सामने सिम्टम्स नहीं आया लोगों का। लोगों के ज़्यादातर ये है कि ये कह सकते हैं कि किडनी फेलियर भी हो रहा है कोरोना वालों को, हार्ट फेलियर हो रहा है, और लिवर में भी। तो ये लिवर को भी स्ट्रेंथन करती है ये दवाई। तो ये दो तरह से आपकी मदद करेगी ये दवाई जब आप लेंगे। तो नेट्रम सेल्फ के ये सिम्टम है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद एक मैं आपको दवाई बता देता हूँ कि सेंगुनेरिया कैनाडेंसिस। उसमें यह है कि अगर आपको साइनस का दर्द शुरू हो जाता है, और इसमें हुआ है, अक्सर अक्सर लोगों को ये हुआ है, और आपको ऐसा फील हो कि आपका सारा चेहरे की हड्डियां भी ना उसमें रेशा घुस गया और आपको दर्द कर रही हैं, सर दर्द कर रहा है, और आपको उसके साथ बाकी अलामात भी मौजूद हैं, सीने में राइट साइड पे आपके राइट लंग में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप सेंगुनेरिया कैनाडेंसिस ये दवाई है 30 में आप इस्तेमाल करेंगे, और इससे इंशाल्लाह ताला आपकी ये अलामात दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको लेफ्ट साइड पे मसला है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि, और यही सारे पेन है आपको, तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक है ये दवाई स्पाइजेलिया, और एक है सेंगुनेरिया नाइट्रिका। ये दोनों दवाइयाँ, अगर आपको साथ दिल का भी मसला फील हो रहा है, आपको पाल्पिटेशन, कोई दर्द फील हो रहा है, तो स्पाइजेलिया दवाई लेंगे। अदरवाइज आप सेंगुनेरिया नाइट्रिका 30 लेंगे, उसी तरह जैसे मैंने बताया 4-4 घंटे के बाद। ये नाज़रीन कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको बतानी थी।
और इन्हीं दवाइयों से इन इन दवाइयों के बाहर आपको नहीं निकलना पड़ेगा, मोर और लेस इन्हीं दवाइयों से आपका मसला हल हो जाएगा। एक और सिम्टम जो लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लोगों को जो है वो डायरिया वगैरह भी हो जाता है, पेनफुल डायरिया भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है। तो उसमें एक होम्योपैथिक दवाई है जो एक्चुअली मलेरिया के लिए इस्तेमाल की गई पहले, और चाइना उसको कहते हैं। ये चाइना दवाई 30 में आप इस्तेमाल करें, अगर आपको पेनलेस, पेट में थोड़ा आपको यानी भराव फील हो रहा है और फिर उसके बाद आपको डायरिया हो रहा है, तो आप जो है वो चाइना दवाई ले सकते हैं। और इससे इंशाल्लाह ताला आपके सिम्टम, इसमें अगर आपका मुंह भी कड़वा है, बाकी भी अलामात हैं, आपको ठंड लग रही है, कप कपी, आपको पता है मलेरिया वाले सिम्टम्स भी इसमें हो रहे हैं कोरोना में, तो फिर आप चाइना दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी रिलीफ मिलेगा इन अलामात में। और चाइना और नेट्रम सेल्फ जो दवाइयाँ हैं, ये एक्चुअली जब डेंगू वगैरह आता है उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी दवाई हैं, ब्रायूनिया भी उसके लिए बड़ी अच्छी दवाई हैं। तो ये डेंगू अगर खुदा ना खास्ता आई तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और तफसील से बताऊंगा कि कैसे जो है वो सारा कुछ होता है। तो ये हैं चंद दवाइयाँ जो मैंने आपको बता दी हैं। अब ये सब कुछ बताने के बाद आपको कहूंगा कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम एहतियात करेंगे तो जानें बचेंगी, हम एहतियात नहीं करेंगे तो जानें नहीं बचेंगी, और हमें जानें बचानी है इस वक्त। प्लीज़ जान बचाने की फ़िक्र करें लोगों की। आपसे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।